अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो पे मैंने बात की थी कि फ़िनलैंड आने के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से कंसल्टेंट्स की कंसल्टेंसी के बगैर आप यूट्यूब को इस्तेमाल करते हुए और ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू आप किस तरह से फ़िनलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एडमिशन्स से रिलेटेड कि फ़िनलैंड में अपकमिंग एडमिशन्स में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कि क्या कंप्लीट स्टेप्स हैं अप्लाई करने के, और फ़िनलैंड ही क्यों, वाई फ़िनलैंड। मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो के बाद ये पूछा और उनकी ये क्वेरी थी कि हम यूके, यूएसए या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया इन सब कंट्रीज़ के लिए क्यों अप्लाई ना करें, हम फ़िनलैंड के लिए क्यों अप्लाई करें। फ़िनलैंड की स्टडी को आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी सब कंट्रीज़ से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि फ़िनलैंड में स्टूडेंट्स को कौन कौन से एडवांटेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि बाकी सारी कंट्रीज़ में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। और फ़िनलैंड की स्टडी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत सारे लोग रिसर्च के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मेंशन किया है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेगा, अगर तो वो मैरिड है, वो अपने स्पाउस और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, उसी टाइम जिस टाइम पे स्टूडेंट अपना वीज़ा अप्लाई कर रहा है, वो अपने स्पाउस का और अपने बच्चों का वीज़ा अप्लाई करेगा और उनका भी रेजिडेंस परमिट साथ ही आ जाएगा और वो साथ ट्रेवल करेंगे और यहाँ पर एक साथ ही आ सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा प्रिविलेज है जो कि बाकी सब कंट्रीज़ नहीं आपको प्रोवाइड करती। उनमें ये होता है, कनाडा में, यूके में, यूएसए में ये होता है कि पहले स्टूडेंट खुद जाता है और उसके बाद फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हो अपनी फैमिलीज़ के लिए, और वो भी आपको श्योरिटी नहीं होती कि उनको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। सेकेंडली ये कि स्कॉलरशिप्स, आपको 100% स्कॉलरशिप भी ऑफ़र हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक करियर किस तरह का है और आपका मोटिवेशन लेटर कितना आपने कन्विंसिंग लिखा है। यूनिवर्सिटी को आपने कन्विंस करना है कि यूनिवर्सिटी आपको 100% स्कॉलरशिप क्यों ऑफ़र करे। थर्डली जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है स्टूडेंट हाउसिंग का। जी हाँ, स्टूडेंट हाउसिंग हर सिटी में अपनी अपनी उनकी स्टूडेंट हाउसिंग होती है जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को या वोकेशनल स्टडीज़ पे जो भी स्टूडेंट्स आए होते हैं या एक्सचेंज पे जो भी स्टूडेंट्स आए होते हैं उनको बहुत कम रेंट पे अपार्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, रूम्स प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर आपको अपार्टमेंट 500 या 600 यूरोस का मिल रहा है तो स्टूडेंट हाउसिंग में आपको 250 का रूम मिल जाएगा, या फिर अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो 350 में या 400 में आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो सारी यूटिलिटीज़ होंगी, आपका जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सब बिल्स होंगे, ये सब उस रेंट में इंक्लूड होंगे, आपको अलग से इन यूटिलिटीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। फोर्थली ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें ट्रैम्स आती हैं, जिसमें बसेस आती हैं, उस पे आपको 40% ऑफ मिलेगा। अगर तो 100 यूरोस का कार्ड है आपका पर मंथ ट्रैवल करने का, तो 40% उस पे आपको स्टूडेंट्स को ऑफ मिलेगा और 60 यूरोस में आपको जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सकती है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, सपोर्टिव है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप हॉस्पिटल जाएं और आपको किसी भी तरह की कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी और इमीडिएटली आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो कि बाकी सब कंट्रीज़ में इस तरह से नहीं है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और साल साल तक आपकी बारी ही नहीं आती, तब तक चाहे आपकी बीमारी बहुत बढ़ गई हो या फिर अल्लाह खैर करे। अब हम बात कर लेते हैं अपकमिंग एडमिशन्स की, जो कि दिसंबर में स्टार्ट हो रहे हैं और डेडलाइन उनकी जनवरी तक है। जी हाँ, दिसंबर के फर्स्ट वीक में एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और जनवरी मिड तक उनकी डेडलाइन है। 15 जनवरी तक जो है वो आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेप्स हैं एडमिशन्स के, जिनको फॉलो करके हम यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना प्रोग्राम चूज़ करना है कि आप यहाँ पर बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, या फिर आप डॉक्टरेट के लिए, आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं। बैचलर्स के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, मास्टर्स का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा और डॉक्टरेट का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। मैंने यहाँ पर नीचे 2 लिंक्स मेंशन कर दिए हैं, studyinfo.fi और स्टडी इन फिनलैंड। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरेट के एडमिशन्स से रिलेटेड।
सेकंड स्टेप होगा एडमिशन से रिलेटेड आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एडमिशन्स डेट क्या है, ना तो आप उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं ना आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोग्राम वाइज डिफरेंट होगा, यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंट होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन कितने टाइप्स की हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, और किन प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट कंपलसरी है, किन के लिए एंट्री टेस्ट कंपलसरी नहीं है। और इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट, जी हाँ, इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट जो कि प्रोग्राम्स इंग्लिश में है उसके लिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट आपको देना ज़रूरी है। और जब आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया है कि आपने बैचलर्स करना है या आपने मास्टर्स करना है, किसके लिए आप एलिजिबल हैं और किस सब्जेक्ट में आपने करना है, किस यूनिवर्सिटी में आपने करना है, उसके साथ आपने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर देना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जब आपने अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए भी आपने उसी टाइम ही साथ अप्लाई करना है। जब आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद आपने देखना है कि कोई एंट्री टेस्ट है उस सब्जेक्ट के लिए जिसमें आपने अप्लाई किया है या फिर एंट्री टेस्ट नहीं है। अगर तो एंट्री टेस्ट होगा तो प्लीज़ उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपने वो टेस्ट देना होगा। अगर आप वो टेस्ट मिस कर देंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर आपने वेट करना है अपनी एप्लीकेशन के प्रोसेस होने का, और अप्रैल तक इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आउट हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी आपको लेटर ऑफ़र करेगी, आपने उसको एक्सेप्ट करना है और आपने अपनी स्टडी प्लेस को कंफर्म करना है कि आप पढ़ने आ रहे हैं और वो सीट आपकी है, और यूनिवर्सिटी वो सीट किसी को ना दे। अगर आप स्टडी प्लेस कंफर्म नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। एक बार आपका एडमिशन हो गया, आपने फ़ीस सबमिट करवा दी है, सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया है, उसके बाद आपने जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि आपने फ़िनलैंड के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, migri.fi पे जाके आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करवाएंगे। आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए अपनी आप फिनिश एम्बेसी जाएंगे और अपने जो है वो रेजिडेंस परमिट का वेट करेंगे, और एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपका एडमिशन कंफर्म होगा। आपने साथ ही रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर देना है। विदिन 2 मंथ्स आपका डिसीजन आ जाएगा और आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड आ जाएगा और आप फिर फिनलैंड आ सकते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, रेजिडेंस परमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपने स्टूडेंट हाउसिंग से लाजमी कांटेक्ट करना है ताकि वो आपके आने तक आपके लिए अपार्टमेंट का अरेंज करके रखें। और वो सब डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने मिग्री को सबमिट करवाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।